अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है और पहले और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो प्लीज़ जाकर चेक कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उन तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको उर्दू के नोट्स की, उर्दू के वीडियोज़ की ज़रूरत है। और अगर आप देखिए किसी से पढ़ते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आता है, बजाय इसके अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उन तक ज़रूर शेयर करें जिनको ज़रूरत है। तो देखिए, अब आज हम तीसरा और चौथा, जो कि हमने तीसरा और चौथा सबक जो पढ़े थे हमने, चौथा सबक था ज़बान की महारतें यानी कि लैंग्वेज स्किल्स, और तीसरा सबक हमने पढ़ा था सुनने और बोलने का किरदार, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ये जो आज का सवाल और जवाब का सेशन है, तो तीसरा और चौथा तीन दोनों सबक मिलाकर इसके सवाल जवाब है। हो सकता थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएंगी, मगर आप पूरा देखिए क्योंकि 68 या 69 कुछ क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह अपने। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दर्जल तमाम बयानात सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सिवाय, याद रखिए सिवाय, एक्सेप्ट, सुनने की आदतों को इन तमाम में से सब है सिवाय एक के, तो वो कौन है? गौर से सुनकर बोलने वाली हरकत व सकनात को समझा जाता है। गौर से सुनकर बोलने वाले हरकत व सकनात को समझा जाता है। ये तो है बिल्कुल, गौर से सुनना समझना। लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और उन्हें पसंद नहीं उसे नहीं सुन सकते। ये भी एक सही चीज़ है, आदत में शामिल है ये, मगर हमें देखना है कि कौन सी आदत शामिल नहीं है। ठीक है, एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। तो ये हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि सिवाय पूछा गया है कि तमाम बयानात सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सिवाय इसके। तो सिवाय इसके किसके? एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। नहीं, थोड़ी तरबियत तो लगती ही है बिल्कुल। तमाम तरसील कम से कम आधा सुनने पर मुश्तमिल होती है, ये तो तमाम तरसील कम से कम आधा सुनने पर मुश्तमिल होती है, ये भी। अब देखिए, दूसरे की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे सवाल की तरफ। मुस्तनिद समाअत ध्यान देना हवाला है, यानी कि ध्यान देना यानी कि गौर व फिक्र करना हवाला है किसका? जब तक अपनी बात खत्म नहीं करता इस वक्त तक इसको सुनना ज़रूरी है। जी नहीं। कही हुई बातों या रिकॉर्ड की गई बातों, किसी बहस या मुरासले पर तवज्जो देना। जी हाँ, तवज्जो देना यहाँ बता रहा है, तवज्जो देना, तो ये सही होगा। फिर भी हम नेक्स्ट देखेंगे। एक टीचर की तकरीर जो आधी लिखी हुई है और आधी सुनाई गई बात को सुनना, किसी बहस या तकरीर की तरफ तवज्जो मरकूज करना। ये तवज्जो मरकूज़ करना भी सही है, मगर टीचर की आधी तकरीर जो आधी लिखी हुई और आधी सुनाई गई बात को सुनना, ये इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि ध्यान देना हवाला इसमें नहीं है। किसी अमल के लिए ज़रूरी है कि अहम बात को गौर से सुनना। देखिए, अहम तो ज़रूर है कि अहम बात को गौर से सुनना, मगर कही हुई बात या रिकॉर्ड की गई बातों, किसी बहस या मुरासले पर तवज्जो देना पहले ज़रूरी है। ठीक है। तीसरा सवाल है हमारा, आप रेल में सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ दूसरे मुसाफिर की सीट खिड़की के पास है और आप इसको बंद करना चाहते हैं। आप इससे खिड़की बंद करने की गुजारिश कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखिए, इसमें ये बता रहा है कि हम बात कैसे करेंगे। ठीक है, हमारा तीसरा सवाल है ये। तो बराए मेहरबानी खिड़की बंद कर दो। क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं? क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें? अब आप रेल में सफ़र कर रहे हैं, यानी कि आप किसी से गुजारिश कर रहे हैं, तो गुजारिश करेंगे कैसे? बराए मेहरबानी खिड़की बंद कर दो, ये भी गुजारिश में शामिल है। क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं? ये भी शामिल है। क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें या खिड़की बंद कर दो? खिड़की बंद कर दो तो थोड़ा हुक्मिया हो जा रहा जुमला। क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें? देखिए, ये तीनों भी सही है, मगर ज़्यादा बेटर ये है कि क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें। इससे हमारी बात करने की शाइस्तगी का इजहार हो रहा। ठीक है। अब देखिए, चौथा है, एक शख्स सिनेमा हॉल में और आपके पीछे बैठा हुआ मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है और आप उसे मोबाइल पर बात करने के लिए मना करना चाहते हैं। इंतखाब कीजिए कि आप इससे किस तरह दरख्वास्त करेंगे। ज़ोर से बोलना बंद करो, ये तो हुक्मिया हो जा रहा। ठीक है। अब मेहरबानी करके मोबाइल का इस्तेमाल थिएटर में ना करें। मेहरबानी करके क्या आप अपना फ़ोन बंद नहीं कर सकते?
क्या आपके लिए मुमकिन होगा कि इस मोबाइल को यहाँ इस्तेमाल ना करें? जी। देखिए ये तमाम भी सही जवाब है, मगर बेहतर कौन-सा है, हमको बेहतर चुनना है। क्या आपके लिए मुमकिन होगा कि इस मोबाइल को यहाँ इस्तेमाल ना करें? ये सही जवाब है। ज़ोर से बोलना बंद कर दो, ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, हुक्मिया हो जाएगा। तो इसमें आपका यानी कि आपका रूड लहज़ा दिखता रहेगा, ठीक है? 5वां है मंदरजा ज़ैल इस्तिलाहों में कौन-सी इस्तिलाह मंदरजा ज़ैल सरगर्मी को मुनासिब तरीन अंदाज से बयान करती है? किसी मुकर्रर के पैगामात को समझने के लिए शऊरी फैसला करना होता है। सरगर्म अंदाज से सुनना, शऊरी तरीक़ा, एक दूसरे से मिलने-जुलने की सलाहियत, ज़ाती दिलचस्पी के बगैर सुनना। देखिए सरगर्म अंदाज से सुनना किसी मुकर्रर के पैगामात को समझने के लिए शऊरी फैसला करना होता है। शऊरी तरीक़ा तो ऑलरेडी शऊरी बोल रहे हो। ज़ाती दिलचस्पी ज़ाती दिलचस्पी के बगैर तो बिल्कुल ही हो नहीं सकता। एक दूसरे से मिलने-जुलने की सलाहियत का तो ज़िक्र ही नहीं है यहाँ पर। तो सरगर्म अंदाज से सुनना क्या होगा? किसी मुकर्रर के पैगामात को समझने के लिए, शऊरी फैसला करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? अब देखिए छठा सवाल है, मौसर अंदाज से दूसरों के साथ इज़हार ख़याल करने और समझने की अहलियत डैश ज़हानत है। मौसर अंदाज से दूसरों के साथ इज़हार ख़याल करने और समझने की अहलियत मुतबादिल ज़हानत है, लिसानी ज़हानत है, बाहमी राब्ता है या गैर बाहमी है? तो देखिए बाहमी राब्ते से होंगी। मौसर अंदाज से दूसरों के साथ इज़हार ख़याल, दूसरों के साथ इज़हार ख़याल से आप जाने कि बाहमी राब्त है ये, बाहमी रब्त है, तो समझने की अहलियत जो है कौन-सी बाहमी राब्ते की ज़हानत होंगी, ठीक है? अब देखिए 7वां सवाल है हमारा, किसी ख़ास ज़बान के ग्रुप के बोलने वालों की ख़ुसूसियत है। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का अंदाज़, लहज़ा, ज़ोर और आवाज़। ये चारों बिल्कुल मुनासिब जवाब है, मगर हमें बेहतरीन चुनना है। तो किसी ख़ास ज़बान के ग्रुप के बोलने वालों की ख़ुसूसियत क्या होंगी? तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का अंदाज़ होगी। 8वां है पैगाम के ख़ास पहलुओं पर गौर करना और उनमें फ़र्क करना, जैसे आवाज़ें, लफ्ज़ों के ज़मरे और इल्मुल अस्वात में फ़र्क किया जाता है, वो सरगर्मी डैश है। देखिए पैगाम के ख़ास पहलुओं पर गौर करना और उनमें फ़र्क करना, जैसे आवाज़ें, लफ्ज़ों के ज़मरे में इल्मुल अस्वात में फ़र्क किया जाता है। पैगाम आ रहा है, यानी कि हम सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, सुनना है। तो सुनना क्या है? इल्मुल अस्वात बोल रहा हूँ, यानी कि सुनने की सलाहियत में फ़र्क किया कर सक रहे अपन। तो किससे? सुनने से। तो इसका जवाब होगा सुनना। 9वां है बच्चों के सामने कहानियों की बुलंद ख्वानी से बच्चों की कौन सी सलाहियत सबसे ज़्यादा फ़रोग़ पाती है? देखिए बच्चों के सामने कहानियों की बुलंद ख्वानी से बच्चों की कौन सी सलाहियत सबसे ज़्यादा फ़रोग़ पाती है? हुरूफ़ की आवाज़ों की समझ, बग़ौर सुनने की सलाहियत, मुताल्लिक़ की फ़हम और हिज्जा। बच्चों के सामने अगर हम बुलंद ख्वानी में कहानी सुना रहे तो बच्चे बग़ौर सुनते हैं। हुरूफ़ों की आवाज़ों की समझ वग़ैरह, हिज्जे, मुताल्लिक़ की फ़हम, ये तो सेकेंडरी चीज़ है, ये दूसरी हैसियत में आती है, ठीक है? पहला है बग़ौर सुनने की सलाहियत। बच्चों को कहानियाँ अगर सुना रहे हैं, बुलंद ख्वानी से बच्चों की सलाहियत पर कौन सी सलाहियत फ़रोग़ पाएँगी? सुनने की सलाहियत फ़रोग़ पाएँगी, ठीक है? अब 10वां है, देखिए 10वां सवाल है, प्राइमरी सतह पर ज़बानी इज़हार की महारतों पर कुदरत में क्या शामिल है? सियाक़ के मुताबिक मौजूद ज़बान का इस्तेमाल, मवाद को दोहराना, तेज़ रफ़्तारी से बोलना, बातचीत में मुश्किल लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने की सलाहियत। प्राइमरी सतह पर ज़बानी इज़हार की महारतों पर कुदरत में क्या शामिल होगा? सियाक़ के मुताबिक मौजूद ज़बान का इस्तेमाल, मवाद को दोहराना तो है ही नहीं हमको, बातचीत में मुश्किल लफ्ज़ों, प्राइमरी सतह पर तो ये बताएँगे ही नहीं, हम तेज़ रफ़्तारी से बोलना भी नहीं। तो हमारा है सियाक़ के मुताबिक मौजूद ज़बान का इस्तेमाल प्राइमरी सतह पर ज़बानी इज़हार की महारतों पर कुदरत में शामिल होता है, ठीक है? अब देखिए 11वां सवाल है, आला इब्तदाई जमात के आमोज़गारों में बोलने की सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए कौन-सी तकनीक सबसे मौसर होगी? कौन सी तकनीक सबसे मौसर होगी? आला इब्तदाई जमात के आमोज़गारों में बोलने की सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए हमें अच्छे बोलने वालों को सुनने की तकनीक सबसे मौसर होगी। ड्रामे पढ़ना, क्लास में रोल प्ले करना, बुलंद ख्वानी की मश्क करना,
देखिए आला इब्तिदाई जमात के आमोज़गारों में बोलने की सलाहियत फ़रोग़ देने के लिए हमको अच्छे बोलने वालों को सुनना, ये तकनीक जो है मौसर होंगी, क्योंकि यहाँ आला इब्तिदाई जमात के लिए आमोज़गारों की बात हो रही है। 12वां है, पहली जमात का एक उस्ताद हर रोज़ अपने तलबा को तस्वीरी किताब पढ़कर सुनाता है। किताब का मौज़ू, मुसन्निफ़ का नाम और किताब के आगे और पीछे के सफ़हात पढ़कर सुनाता है और इस पर बातचीत करता है। इस तरह वो ख़्वानदगी के किस अहम पहलू को उजागर कर रहा है। देखिए उस्ताद क्या कर रहे हैं कि हर रोज़ अपने तलबा को तस्वीरी किताब पढ़कर सुना रहे, फिर किताब का मौज़ू सुना रहे, मुसन्निफ़ का नाम बता रहे और किताब के आगे और पीछे के सफ़हात को पढ़कर सुना रहे। तो उससे हुरूफ़ तहज्जी का होगा क्या? नहीं। तफ़हीम हो सकती, लफ्ज़ों की पहचान तो नहीं होंगी। छुपे हुए तसव्वुरात, जी हाँ, छुपे हुए तसव्वुरात, मुसन्निफ़ का नाम और किताब के आगे पीछे के सफ़हात पढ़कर सुना रहे, यानी कि बच्चों के छुपे हुए तसव्वुरात के पहलू को उजागर करना चाह रहा है मौल्लिम। तीसरा है, ज़बान की तदरीस में कहानी सुनाना एक हिकमत अमली है। कौन सी हिकमत अमली है? सिर्फ अखलाकियात की तालीम के लिए है, लिखने की महारत की तालीम के लिए है। कहानी सुनाना तो लिखने की महारत में शामिल ही नहीं होगा। सुनने, बोलने और समझने के लिए, पढ़ने की महारत के लिए नहीं, सिर्फ अखलाकियात की तालीम के लिए नहीं, सुनने, बोलने और समझने के लिए। कहानी सुनाना क्या है? सुनने की भी है महारत है इसमें, बोलने की भी है और समझने की भी है महारत है। तो ये कहानी सुनाना कौन सी हिकमत अमली है? सुनने, बोलने और समझने की हिकमत अमली है। 14वां सवाल है, पहली जमात का उस्ताद किसी नज़्म को अपने जिस्मानी हरकत व सकनात के साथ पढ़ता है और तलबा इसकी नकल करते हैं। इस वक्त उस्ताद किसको तालीम दे रहा होता है? करके सीखने वालों को, जमालियात की तालीम हासिल करने वालों को, देखकर सुनने वालों को, अंदरूनी माशरा का मुताला करने वालों को। देखिए सवाल क्या था हमारा कि हम पहली जमात का उस्ताद किस नज़्म को अपनी जिस्मानी हरकत और सकनात के साथ पढ़ता है और तलबा इसकी नकल करते हैं। इस वक्त उस्ताद किसको तालीम दे रहा होता है? यानी कि पहली जमात के उस्ताद हैं और बच्चों को हरकत व सकनात के साथ पढ़ा रहे हैं और नकल कर रहे हैं बच्चे, तो उस्ताद किसको तालीम दे रहे होते हैं? देखकर सुनने वालों को, करके सीखने वालों को, जमालियात की तालीम हासिल करने वालों को। अब देखिए 15वां सवाल है, ज़बान सीखने के दौरान तलबा को बोलते वक्त अपने तलफ़्फ़ुज़ पर एतमाद नहीं रहता। इस मुश्किल पर काबू पाने का एक तरीक़ा है, जब बच्चा ज़बान सीखता तो उसके दौरान तलबा बोलते वक्त अपने तलफ़्फ़ुज़ पर एतमाद नहीं रहता कुछ बच्चों को, तो उस मुश्किल पर काबू पाने के लिए क्या तरीक़ा होना चाहिए? क्लासरूम में खेल जैसी मशक़ें कराना, जिनमें तलबा एक दूसरे से बातें करें। क्लासरूम में खेल जैसे मशक़ें कराना ये तो है, मगर तलबा एक दूसरे से बातें करें, ये तलफ़्फ़ुज़ पर नहीं होगा। किसी माहिर की मदद से बोलने की ख़ामियों को दूर करने के लिए ख़ुसूसी मशक़ें कराना, गलती होते ही इसकी इस्लाह कर देना, क्लासरूम में बुलंद आवाज़ से पढ़ना। देखिए किसी माहिर की मदद से बोलने की ख़ामियों को दूर करने के लिए ख़ुसूसी मशक़ कराना, क्योंकि हम तलफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर दे रहे हैं, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। 16वां सवाल है, एक प्राइमरी टीचर तालिबे इल्मों की सुनने की महारतों की नशोनुमा को फ़रोग़ दे सकती है, किससे? ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर, जी। तलबा से इनफ़रादी तौर पर पढ़ाते हुए पूछेगी कि उन्होंने जो सुना उसे बताएँ, जी नहीं। जब तलबा बोल रहे होंगे तो वो तवज्जो से सुनेगी, हाँ ये भी एक जवाब है। वो तलबा को बार-बार ये याद दिलाएगी कि वो क्या सुन रहे हैं और इस पर गौर करें। मगर सबसे अहम यहाँ पर सबसे बेहतर जवाब है यहाँ पर, ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर जो है एक प्राइमरी टीचर तालिबे इल्मों की सुनने की महारतों की नशोनुमा को फ़रोग़ दे सकती है, बिल्कुल। देखिए कहाँ थे हम? 17वां सवाल है हमारा। 17वां सवाल है, एक आमोज़गार के बोलने की महारत के लिए आवाज़ का सिलसिला किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? एक आमोज़गार को बोलने की महारत के लिए हम आवाज़ का सिलसिला किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला है, बोलने की सरगर्मी के साथ बामकसद इम्ला लिखवाकर।
कार्टून और दूसरी बसरी अशिया के इस्तेमाल की मदद से उनके इर्द गिर्द बोलने की सरगर्मियाँ करना। देखिए ये हो सकता, मगर हम बोलने की महारत पर जोर दे रहे हैं। तो तलबा से चीज़ों के मुताबिक इनके सामने पेश की गई कहानियों की हकीकत मालूम करना। जी नहीं। रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के बाद तलबा से कहानी की शक्ल में बयान करने और समझाने के लिए कहना। देखिए बोलने की महारत के लिए हम कह रहे, तो आवाज़ का सिलसिला किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के बाद तलबा से कहानी की शक्ल में बयान करने और समझाने के लिए कहना। अब हमने कोई रिकॉर्ड किया गया ऑडियो है, तो बच्चों को हमने वो सुना दिया और ये कह रहे हैं कि अब पूरी होने के बाद अब आप जो है इसको कहानी की शक्ल में बयान कीजिए और हमें समझाइए। तो ये क्या होगा, बेहतर तरीके से इसकी बोलने की महारत के लिए इस्तेमाल होगा। 18वां सवाल है, उर्दू ज़बान की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? उर्दू ज़बान की क्लास में तबादला ख्याल कराना। ज़रूरी है कि उर्दू ज़बान की क्लास में तबादला ख्याल कराना। सुनने वालों के जवाब के मुताबिक तकरीर करने का तरीक़ा इख्तियार करना। किसी के रिज़ल्ट के बारे में मालूमात बयान करना या लिखना। एक मुकालमा जो रस्मी तकरीर और ख़ुद कलामी के मुतज़ाद होता है, ज़बान का बरजस्ता इस्तेमाल करना। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी के रिज़ल्ट के बारे में मालूमात फ़राहम करके मालूमात बयान करना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखिए हम ज़बान की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए क्या ज़रूरी है, और उर्दू ज़बान की क्लास में तबादला ख्याल कराना किससे ज़रूरी है, ये बोल रहे हैं हम। सुनने वालों के, तो हमारा जवाब क्या सही होगा ज़्यादा बेहतर? एक मुकालमा जो रस्मी तकरीर और ख़ुद कलामी के मुतज़ाद होता है। ख़ुद कलामी और मुकालमे के जो अपोजिट होता है, ठीक है। अब देखिए 15वां सवाल है। 19वां सवाल है, लफ्ज़ शऊर का तलफ़्फ़ुज़ सिखाते वक्त आप क्या करेंगे? तालिब इल्म को इस तरह के एक लफ्ज़ की मिसाल देकर, नहीं इस तरह तो वो बयान नहीं कर पाएंगा। लफ्ज़ के मायने मालूम करके क्लास में बताएं। तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुग़त का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्मों को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा। तालिब इल्म को ये बताइए कि लफ्ज़ हमारी ज़बान का नहीं है, ये तो नहीं। तो देखिए सबसे अहम क्या है, लफ्ज़ शऊर का तलफ़्फ़ुज़ सिखाते वक्त आप क्या करेंगे? तलफ़्फ़ुज़ सिखाने के लिए लुग़त एक अहम चीज़ है। लुग़त का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम। लुग़त में तलफ़्फ़ुज़ बहुत सही तरीके से रहता। वावेन कहाँ है, ज़बर कहाँ है, ज़ेर कहाँ है, पेश कहाँ है, तनवीन कहाँ है, ये सब जो है उसमें सही तरीके से बयान करता रहता। तो इसलिए तालिब इल्मों को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा। तो हमारा सही जवाब होता है सी। 20वां सवाल है, सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वज़ा की जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और एक जदवल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं। यहाँ तलबा क्या कर रहे हैं? देखिए सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने क्या की है, एक सरगर्मी वज़ा की है जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेलवे ऐलान को सुन रहे हैं और एक जदवल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज किया हुआ है। तो यहाँ तलबा क्या कर रहे हैं? किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल मुकम्मल कर रहे हैं, किसी ऐलान को बुलंद आवाज़ पढ़ रहे हैं। देखिए ऐलान तो है मगर वो ऐलान को सुन रहे हैं। तो ऐलान को देख के ऐलान को आप राइट करेंगे तो वो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका। मालूमात दर्ज करके एक जदवल बना रहे हैं। देखिए जदवल बनाने को तो कहा गया है मगर मालूमात दर्ज करके नहीं। कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं, फिल्म तो देख ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल मुकम्मल कर रहे हैं, ठीक है। अब 21वां सवाल है, अगर आपकी क्लास में कई तलबा उर्दू बोलने में शर्माते हैं तो आप उनकी इस झिझक को दूर करने में मदद देने के लिए क्या करेंगे? अब बच्चे अगर शर्मा रहे हैं बोलने में तो क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि ये तलबा इन पर बगैर तैयारी के बोल सके। ये कह दे कि ये तलबा दीगर तलबा के बोलने के बाद बोले नहीं। इससे तो बच्चे को डिग्रेड करना है सरासर ये, और हमको ये नहीं करना है एज अ टीचर। उन्हें इस ज़बान में ज़ाती कोचिंग दें। दो तलबा इनके छोटे ग्रुपों को लिखने और इसे पढ़ने का मौका देंगे। ये भी कर सकते हैं मगर सबसे बेहतर जवाब है हमारा क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि तलबा इन पर बगैर तैयारी के बोल सके। फिर बाद में हम उनको और सही तरीके से ट्रेनिंग दे सकते, ठीक है। अब देखिए 22वां सवाल है। 22वां सवाल है, ज़बानदानी की मंदरजा झेल सलाहियतें किस तरतीब में बआसानी हासिल की जा सकती हैं? बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। देखिए
ज़बानदानी की मंदरजा ज़ैल सलाहियतें किस तरतीब में बआसानी हासिल की जा सकती हैं? तो हमने इंग्लिश में है देखिए LSRW, ठीक है? वैसे ही उर्दू में है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इससे याद रखिए सुनना पहले आएगा लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग, यानी कि सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये एक मार्क्स के लिए आना ही आना है क्वेश्चन ये। बिल्कुल आ सकता है, इसलिए हमको हर सवाल को अहम मानना है यहाँ पर। उस्ताद क्लासरूम में 23वां सवाल है, उस्ताद क्लासरूम में चीज़ों का नाम कागज़ के टुकड़ों पर लिखता है और उन्हें मुतल्लिक़ा चीज़ों पर चस्पा कर देता है। वो करने की कोशिश करता है, वो क्या करने की कोशिश करता है? अब बच्चे जो है उस्ताद जो है क्लासरूम में कोई चीज़ों का नाम लिखकर जो है मुतल्लिक़ा चीज़ों पर चस्पा कर रहे हैं। तो बच्चों को ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बच्चों को सही हिज्जे के तरीके बताने के लिए नहीं, क्लासरूम में नज़्म-व-ज़ब्त बनाए रखने के लिए बिल्कुल नहीं, क्लासरूम में प्रिंट से भरपूर माहौल, हाँ, ये कोशिश तो टीचर कर रहे हैं माहौलियात की तालीम देने के लिए नहीं, क्लासरूम में प्रिंट से भरपूर माहौल बनाने के लिए टीचर ये कोशिश कर रहा है। 24वां सवाल है, तीसरी जमात का तालिब इल्म बुलंद ख्वानी करता है। उस्ताद उससे कहता है कि बुलंद ख्वानी के दौरान अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाए। उस्ताद किस पर जोर दे रहा है? तीसरी जमात का तालिब इल्म है जो बुलंद ख्वानी करता है। उस्ताद उससे कहता है कि बुलंद ख्वानी के दौरान अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाए। फिर उस्ताद किस पर जोर दे रहा है इससे? मश्क पर, तरन्नुम या नगमगी पर, तलफ़्फ़ुज़ पर या इशारे पर? देखिए उतार चढ़ाव सही होना चाहिए बुलंद ख्वानी में, तो ये बिल्कुल तलफ़्फ़ुज़ पर ही जोर दे रहा है उस्ताद। 25वां सवाल है, मुताले की समझ एक सलाहियत है मतन में मज़कूरा हक़ाइक़ को याद करने की, मतन के साथ तफ़ाउल से मायने अक्स करने की, मतन को ठीक ठीक आवाज़ बुलंद पढ़ने की, तफ़हीम से मुतल्लिक़ सवालात का सही सही जवाब देने की। देखिए मुताले की समझ एक सलाहियत है जो किससे रिलेटेड है? मतन के साथ तफ़ाउल से मायने अक्स करने की। मुताले की सलाहियत किससे माख़ूज़ है? मतन के साथ तफ़ाउल से मायने अक्स करने की। 26वां सवाल है, क्लास में बुलंद ख्वानी के दौरान एक तालिब इल्म तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ करता है। उस्ताद को चाहिए कि उसे गलत तलफ़्फ़ुज़ के लिए डाँटे नहीं। डाँटना तो हमारे प्रोसेस में शामिल होना ही नहीं चाहिए। मिसालों के ज़रिए इस लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करे। इसे क्लासरूम में कभी बुलंद ख्वानी का मौका ना दें, ये भी गलत। इसे समझने और दूसरे तालिब इल्म को पढ़ने के लिए कहें, नहीं। देखिए आप एलिमिनेशन आंसर्स का ऐसा भी कर सकते हैं कि जो नेगेटिव आंसर लग रहा है आपको, तो उसे आप एलिमिनेट करके सही आंसर की तरफ बढ़ें। मिसालों के ज़रिए इस लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करना चाहिए हमको उस्ताद को तालिब इल्म के तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों के लिए। 27वां सवाल है, उस्ताद तलबा से कहता है कि मजमूई ख़याल जानने के लिए मतन पर एक तायराना नज़र डालें। इस तरह वो पढ़ने की किस हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है? अब देखिए तायराना नज़र डालने से आप घबराएं ना बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सरसरी मुताला, ठीक है, स्किमिंग, तो उसके लिए आपको जो है तायराना तायराना भी क्या है? तायराना यानी कि सरसरी, तो सरसरी इस तरह वो पढ़ने की किस हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है टीचर? सरसरी मुताला करना, तक़ाबुल करना, तक़ाबुल यानी कि मुकाबला, मुकाबला तो बिल्कुल नहीं कर रहे, जोड़ रहे भी नहीं, बग़ौर जायज़ा लेना ये भी नहीं कर रहे अभी, तो सरसरी मुताला करना तायराना जायज़े में तायराना नज़र डालने में शामिल होगा। 28वां सवाल है, आप इन बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है और उन्हें इसमें काफ़ी मदद की ज़रूरत है। ऐसे वक़्त में सबसे बेहतर हिकमत अमली क्या होगी? बच्चों को हुरूफ़ तहज्जी लिखने की काफ़ी मशक़ कराई जाए। देखिए बच्चे तो अभी-अभी पढ़ना सीख रहे हैं ना, तो बच्चों को लिखने की मशक़ कराना एक गलत अंदाज़ है। बच्चे जब तेज़ रफ़्तारी से पढ़ने लगे तो इसके बाद ही इनकी कोई किताब पढ़ने के लिए दे दें, ये भी गलत। सी ऑप्शन है अपना, सी ऑप्शन है, बच्चों को बग़ौर हुरूफ़ और उनकी आवाज़ों को याद कराने पर तवज्जो मरकूज़ कराई जाए, ये भी नहीं। एक बड़ी किताब से बुलंद ख्वानी की जाए और बच्चे मतन को देखें। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि बच्चे ने अभी-अभी पढ़ना शुरू किया है,
تو اس کے لیے سب سے بہتر حکمت عملی کیا ہوں گی کہ ہم ایک بڑی کتاب سے بلند خوانی کی کرنا اور بچے جو ہے متن کو دیکھنا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا صحیح آپشن ہوگا یہاں پر. سوال نمبر 29 ہے, چوتھی جماعت کی ایک طالبہ کی بلند خوانی میں لفظوں کا اتار چڑھاؤ بھی ہے اور روانی بھی, تو اس کی بلند خوانی سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ صوتیاتی آگاہی, ذخیرہ الفاظ کی مہارت, تفہیم متن, روانی. روانی تو معلوم ہوتی مگر ابھی جو ہے بلند خوانی کے بارے میں بول رہے ہیں. ذخیرہ الفاظ کی مہارت تو بالکل نہیں اور تفہیم متن بھی نہیں. چوتھی جماعت کی ایک طالبہ بلند خوانی میں لفظوں کا بلند خوانی میں چوتھی جماعت کے طالبہ کے کیا ہے؟ لفظوں کا اتار چڑھاؤ صحیح ہے اور روانی بھی صحیح ہے. تو اس کی بلند خوانی سے کیا معلوم ہو رہا ہم کو؟ اس کی بلند خوانی سے ہمیں صوتیاتی آگاہی معلوم ہو رہی, کیونکہ ہم سن رہے ہیں. صوتیاتی آگاہی ہو رہی یعنی کہ سن رہے ہیں, ہم سن کے آگاہ ہو رہے ہیں اس سے. تیسرا سوال ہے, ابتدائی درجات میں اداکاری اور ڈرامے کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ زبان کی آموزش کے لیے بچوں کو ترغیب دینا اور شوق پیدا کرنا یہ ہے, مگر ابھی ہم ابتدائی درجات میں ہیں. زبان کو مختلف سیاق میں استعمال کرنے کے مواقع فراہم کرنا, شرمیلے بچوں کو سامنے لانا اور ان میں اعتماد پیدا کرنا, بچوں کو بہتر اداکار بنانا. دیکھیے, ڈرامے اور اداکاری ہم کرتے اس لیے کہ بچوں میں چھپے ٹیلنٹ کو باہر لانے کے لیے, بچوں میں ہڈن جو ٹیلنٹس رہتے ہیں وہ باہر لانے کے لیے. اب کچھ بچے شرماتے اور ان میں اعتماد پیدا نہیں ہوتا, تو اعتماد پیدا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے اسٹیج کریج آنا. اسٹیج کریج کیسے آئیں گا؟ ڈرامہ یا کہانی لیں گے ہم, پیشہ درس لیں گے, اس سے آتا. تو صحیح جواب کیا ہوگا ہمارا یہاں پر؟ شرمیلے بچوں کو سامنے لانا اور ان میں اعتماد پیدا کرنا. 31واں سوال ہے, پرائمری درجات میں لکھنے کے بارے میں پڑھاتے ہوئے اصل توجہ کس پر ہونا چاہیے؟ خود اظہاریت پہ صاف صاف لکھنے پر نہیں, ہینڈ رائٹنگ پر نہیں, صحیح ہجا اور قواعد پر نہیں. تو پہلا ہے خود اظہاریت پر. پرائمری درجات میں لکھنے کے بارے میں پڑھاتے ہوئے اصل توجہ ہماری خود اظہاریت پر ہونا چاہیے بچوں کی. 32واں سوال ہے, درج ذیل میں سے کون زبان کی مہارت کے لیے ضروری ہے؟ صحیح ہجا لکھنا, تصویر کی وضاحت کرنا, متن کی تلخیص کرنا, یعنی کہ متن کی تلخیص یعنی کہ متن کو خالص پن دینا. متن کو کیا ہے؟ خالص پن دینا. مگر یہ اس کا جواب یہاں پر صحیح نہیں ہے. کہانی کو نظم میں بدلنا. دیکھیے کیا پوچھ رہا ہے ہم کو کہ ان میں سے کون سی زبان کی درج ذیل میں سے کون زبان کی مہارت کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کہانی کو نظم میں تبدیل کرنا, یہ تو ہم نے کہیں پڑھے ہی نہیں. تصویر کی وضاحت کرنا بھی ہے, صحیح ہجے لکھنا بھی ہے, متن کی تلخیص کرنا بھی ہے, مگر یہاں پر پوچھا جا رہا کہ ضروری کیا نہیں ہے. تو کیا نہیں ہے پوچھا ہے, تو اس لیے جو غلط ہے اس کو ہم, اس میں جو الگ ہے اس کو ہم غلط قرار دیں گے. زبان کی مہارت کے لیے یہ تمام ضروری ہے, یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے 33واں سوال ہے, 7ویں جماعت کے طلبہ نے بھی ایک نظم پڑھی اور اسے سمجھا پھر استاد ان سے پوچھتا ہے کہ نظم کے 7ویں لائن میں کس شعری تکنیک کو برتا گیا ہے؟ اس طرح وہ جانچ رہا ہے, اخذ و معنی و مطلب جانچ رہے ہیں, تنقیدی غور و فکر جانچ رہے ہیں, تفہیم جانچ رہے ہیں, معلومات نہیں. معلومات تو نہیں ہوں گی, تفہیم بھی نہیں ہوں گا. وہ شعری تکنیک کو کس طرح سے برتا گیا ہے یہ پوچھ رہے ہیں, یعنی کہ وہ کریٹیکل, جو ہمارے بچوں کو کریٹیکل ہم وے میں سوچنے کا کہتے ہیں, تو ہم تنقید و غور و فکر کے مرحلے کو فوقیت دے رہے ہیں یہاں پر بچے کو, کیونکہ بچہ 7ویں جماعت کا ہے, وہ کریٹیکل سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو تنقیدی غور و فکر کے لیے بچے کو کہہ رہے ہیں ہم, یہ جانچنے کا زمرہ کس میں آئے گا؟ تنقیدی غور و فکر میں آئے گا. 34واں سوال ہے, اچھی تحریر میں شامل نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ صحیح اعراب. دیکھیے اچھی تحریر میں صحیح اعراب تو شامل ہوتے, قواعد کی درستی بھی رہتی, تصورات اور پیشکش بھی رہتا. صرف خوشخط تحریر اچھی تحریر میں شامل نہیں ہوتا. صرف خوشخط تحریر جو ہے اچھی تحریر میں شامل نہیں ہے, بلکہ صحیح اعراب بھی ہونا چاہیے. تو یہاں پر پوچھا گیا ہے کیا نہیں ہوتی, اس لیے صحیح جواب کیا ہے؟ صرف خوشخط تحریر. 35واں سوال ہے, دیکھیے ایک ایک سوال